Okay, so today we are going to start the new chapter क्योंकि फिजिक्स का आपका वो वहां तक कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक आपका ग्रेविटेशन का था दैट वाज फ्री फॉल। ओके, now today we'll start the new chapter of chemistry and that is structure of atom. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तब पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को क्लियर कर लेंगे बेसिकली होता क्या है। इसीलिए मैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाता हूं, उसके बाद हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे जाते हैं। तो देखो, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस इज प्रेजेंट इन एवरी थिंग, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। चाहे वो छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो छोटा से छोटा पार्टिकल हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बड़े से बड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो, अर्थ हो, सन हो। ठीक है, ये सब का सब किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। मींस एवरीथिंग इज मैड, क्योंकि हमें पता है कि वी नो दैट एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और ये हमने पहले चैप्टर में स्टडी किया कि मैटर इज पार्टिकुलेट, मींस मैटर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और वही सबसे छोटा पार्टिकल जिसका आज हम जानते हैं कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि एटम डिविजिबल नहीं है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना होता है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल जिसका कोई भी मैटर बना होता है, तो दैट इज व्हाट एटम, यानी कि वो एटम का बना होता है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, क्योंकि हमने ये स्टडी किया था पहले चैप्टर में कि जो मैटर होता है वो जिस पार्टिकल का बना होता है वो बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम होते हैं। क्लियर? अगर हम इस एटम की बात करें तो ये जो एटम है बेसिकली 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बने होते हैं। एटम 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बने होते हैं। वन इज इलेक्ट्रॉन, one is proton and one is neutron. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ये एटम बने होते हैं। और जिस भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसके हिसाब से उसका प्रोटॉन नंबर, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये फिक्स होती हैं। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन है, हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लें, तो एक हाइड्रोजन का जो कि एक न्यूट्रल स्टेट में होता है, जो एक न्यूट्रल स्टेट में अवेलेबल होता है, ठीक है, तो उस हाइड्रोजन में हमारे पास अगर हम बात करें तो वी हैव वन इलेक्ट्रॉन, वी हैव वन प्रोटॉन एंड वन दैट इज जीरो न्यूट्रॉन। तो हर एटम का अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है? फिक्स होता है। हाँ, वो कुछ एक्टिविटीज करते हैं, वो सब हम 10th में पढ़ेंगे कि वो रिएक्शन करते हैं, क्यों करते हैं, वो सारे रीजन को हम स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है, ये क्या करते हैं? ये एटम को बनाते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो ये जो एटम का पार्ट होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मींस जो सेंटर पोर्शन होता है, और ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो सब हमें एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला। ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो सेंटर पोर्शन होता है, इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो सकते हैं? न्यूट्रॉन साथ में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जैसे हाइड्रोजन के केस में नहीं है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में होते हैं, यानी न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। तो ये सब ऐसे ही नहीं पता चल गया। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कम इन, कम इन, कम इन। गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम।
ओके, ठीक है। तो दीज आर व्हाट द इलेक्ट्रॉन्स मींस, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर स्पेस, जिसको हम डिपिक्ट करते हैं कि अगर हम बात करें कि एक डिपिक्टेड फिगर की, यस आप ही लोग की क्लास चल रही है और आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में हमारा क्या है, न्यूक्लियस में हमारा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है यानी न्यूक्लियस के बाहर, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, वो रिवॉल्व करता रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, जैसे प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही कुछ, ठीक है, हम समझ सकते हैं इस लेवल पे कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं किसका, वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस का, जो एटम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और उसके साथ न्यूट्रॉन होता है। और ये जो स्ट्रक्चर निकल के आया है, जो हम इतनी आसानी से बता रहे हैं, ये बकायदा एक्सपेरिमेंट करके आया, मींस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था। रदरफोर्ड साइंटिस्ट था, उसने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, और वही आपके इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, जो कि हम डिस्कवरीज में पढ़ेंगे, ठीक है, आइंदा, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद ये देखेंगे मॉडल ऑफ एटम्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट कर दे रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि कल एक हम्म ये ये रियलमी का है, रियलमी 1 या 2 है, 2 है शायद। तो यहाँ पे वही चीज हम कह रहे हैं कि अब हम धीरे धीरे क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको स्टडी किया जाएगा। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आएंगे। क्यों एटम पे आएंगे, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये दीवार है, तो ये दीवार ईंट और सीमेंट की बनी हुई है। ये तो बात हो गई कि एटम किसके बने हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के। लेकिन अगर हम बात करें कि वो अरेंज्ड कैसे होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अरेंज कैसे होते हैं, तो उसके लिए हम बात करेंगे मॉडल ऑफ एटम, यानी कि जो साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये अरेंज कैसे होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आगे करें। ये बस बेसिक चीजें बताइए, अभी तो हम आगे और करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक एंड दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। तो उसमें लिख सकते हैं इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ठीक है, in 1897, in 1897, ओके। अच्छा, इसको जो डिस्कवर किया गया बेसिकली साइंटिस्ट ने, थॉमसन ने एक रे ट्यूब लिया था, कैथोड रे ट्यूब लिया था, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब जिसको कहते हैं, बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है, एक ट्यूब की तरह होता है, छोटा सा डिस्चार्ज ट्यूब की तरह होता है, जैसे हेलोजन टाइप का, ठीक है। और इस तरफ दो प्लेट्स लगाई थी, ठीक है, दिस वन वाज नेगेटिव प्लेट एंड दिस वन वाज पॉजिटिव, मींस ये दो टर्मिनल्स को कनेक्टेड थे, ठीक है। उसके बाद वैक्यूम से क्या किया गया था, एयर निकाल लिया गया था, यहां से वैक्यूम किया गया था, और इसमें एक लो डेंसिटी जो गैस थी वो फिलअप कर दी गई थी, ठीक है, लो डेंसिटी गैस, ठीक है, लो डेंसिटी गैस इसमें फिलअप कर दी गई थी, ठीक है। अच्छा, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो निगेटिव, ये मेटल प्लेट्स थी, पॉइंट समझ में आया, ये मेटल की प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स जिसको बोलते हैं, क्लियर। तो ये था हमारा कैथोड यानी निगेटिव, कैथोड, ठीक है, और पॉजिटिव दैट वाज एनोड, ठीक है। तो जब इसको उसने ऑन किया, लो डेंसिटी गैस लिया था, याद रखिएगा, ठीक है, जब उसको ऑन किया तो उसने ये देखा कि बेसिकली यहां पे कुछ रोशनी हो रही है, पॉइंट समझ रहे हो, हाँ,
यहां पे रोशनी होने का मतलब क्या हो गया कि यहां से कुछ रेज निकली हैं, कुछ पार्टिकल्स निकले हैं जो दिखे नहीं। पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। वो तो बाद में एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाइड किया गया था, फिर देखा गया था कि हाँ ये जो पार्टिकल्स हैं ये इधर उधर नहीं टहल रहे हैं, ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लाइट की तरह। पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो निगेटिव से कुछ पार्टिकल्स निकले हैं जो पॉजिटिव प्लेट पे आ गए, तो ये पता कैसे चला? तो इसके ऊपर क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, कोटिंग करते हैं, ठीक है। कल मींस जिससे जब वो पार्टिकल हिट करेगा, जब वो हिट करेगा तो फिर वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी, चमक प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे दीवार है, हमें ऐसी चीज देखनी है जो हमें दिखती ही नहीं, तो हमने यहाँ पे कोटिंग की, केमिकल की कोटिंग की जाती है, तो उससे क्या होगा, जब वो पार्टिकल्स आके हिट करेंगे तो ये दीवार पे क्या होगा, चमक प्रोड्यूस होगी, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद मॉडिफाई किया गया फर्दर ये देखने के लिए कि हाँ ये जो पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज जाहिर सी बात है पॉजिटिव की तरफ मूव किया है, तो इसका चार्ज कैसा होगा, यानी जो पार्टिकल्स इनका नेचर कैसा होगा, यानी ये पॉजिटिव की तरफ मूव किए हैं तो इनका नेचर क्या होगा, ये जो पार्टिकल है नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब इनका नेचर कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले इनको क्या बोला गया, कैथोड रेज। क्या बोला गया, कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज। फिर उसके बाद इन पार्टिकल्स को निगेट्रॉन बोला गया। क्या बोला गया, निगेट्रॉन। नाउ वी नो देम एज द इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, यानी इनका नेचर कैसा होता है, निगेटिव। तो ये जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि जो एटम, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो इलेक्ट्रोड है, यानी ये जो कैथोड या एनोड है, ये पार्टिकल्स के बने होंगे ना, ठीक है। तो इनसे ये पार्टिकल निकला जो हम ऑरेंज कलर का यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स निकले अभी जैसे ब्लू, और वो कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जैसे ही वो इस प्लेट पे हिट कर रहे हैं, आके यहाँ पे हिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, चमक प्रोड्यूस हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि जब हमने ऑन किया तो यहाँ से कुछ निकल रहा है जो इसके ऊपर हिट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इसको डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जनरली इतना डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, बट ये कि एक आइडिया मिलता है कि हाँ डिस्कवर कैसे हुआ था। तो कैथोड रेज जो होते हैं, मींस वो बने होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं, ठीक है। और उन इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897, ठीक है। इसी कुछ तरीके से अपना, जाहिर सी बात है एक एटम है, और एटम के ऊपर चार्ज जो होता है, एक न्यूट्रल एटम के चार्ज के ऊपर क्या होता है, जीरो होता है। पॉइंट को समझना अच्छे से, ठीक है। तो जब एटम के ऊपर चार्ज जीरो होता है, जीरो कब हो सकता है, मान लो एक निगेटिव है उसके साथ एक पॉजिटिव होगा तभी तो ये जीरो होगा, दो निगेटिव है उसके साथ दो पॉजिटिव होगा तभी तो ये जीरो होगा। तो अगर उसके पास निगेटिव पार्टिकल है और उसका चार्ज क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि देखो अभी हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, ठीक है, इसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो अगर एटम के ऊपर चार्ज कितना होता है, जीरो, तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था ना, एटम के ऊपर जीरो क्यों है, क्योंकि नेगेटिव के साथ साथ इसका मतलब कोई दूसरा पार्टिकल भी है पॉजिटिव, जो कि इसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज, और इसको क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है, ठीक है। तो वहां से डिस्कवर हुआ क्या, प्रोटॉन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नाउ दिस वाज, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, और और आपका गोल्डस्टीन ने क्या किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर करने के लिए गोल्डस्टीन ने क्या लिया था, हाइड्रोजन गैस लिया था, हाइड्रोजन गैस, और अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस किए थे। अब उसने क्या किया, कैथोड रे लिया, ठीक है, उसके हाइड्रोजन गैस को सेलेक्ट किया उसने,
हाँ साइंटिस्ट है, ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि जो हाइड्रोजन गैस होता है, पॉइंट को समझना, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? हाइड्रोजन अभी हमने डिस्कस किया, उसके पास प्रोटॉन कितना होता है? एक। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक। न्यूट्रॉन कितना होता है? जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रोटॉन जिसको अब डिस्कवर किया जा रहा है, ये तो आज हम जानते हैं ना इसके बारे में, लेकिन उस वक्त क्या था कि निगेटिव चार्ज है और साथ साथ जीरो एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन जिसका वो बना हुआ है, जैसे मैं कह रहा हूं एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना हुआ है। अब ये तीनों जहां पे हैं, मिसाल के तौर पे समझो कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, लेकिन ओवरऑल इस ये पूरा जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, इसके ऊपर चार्ज क्या है? जीरो। तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज आना चाहिए ना। लेकिन इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, जीरो चार्ज क्यों है? क्योंकि इसके पास एक और ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और तीसरा जो न्यूट्रॉन है, बेसिकली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। ये क्यों पता चला, आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे वही चीज हो गई कि उसने भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसने इधर क्या लिया? मेटल प्लेट पॉजिटिव, और यहां पे लिया निगेटिव, दैट इज, तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। ठीक है, वैक्यूम करके उसके बाद गैस भर के इसको ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद इसमें कौन सी गैस ली गई? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब ऑन किया, तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए बना रहा हूं कि वहां पे क्या हुआ कि पॉजिटिव से रेज निकली और कहां गई? निगेटिव की तरफ। कैसे पता चला? निगेटिव प्लेट के ऊपर चमक प्रोड्यूस हो रही थी। पॉइंट समझ में आया? यहां पे चमक प्रोड्यूस हो रही थी, किधर? निगेटिव प्लेट के ऊपर चमक प्रोड्यूस हो रही थी। तो इस चमक से पता चला कि पॉजिटिव की तरफ से कोई पार्टिकल आ रहा है जिसका नेचर पॉजिटिव है, तभी वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो रेज हुई, इनको क्या बोला गया? एनोड रेज। और ये जो पार्टिकल जिसके बने थे, इनको क्या बोला गया? दैट इज प्रोटॉन। और आज हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। यानी इलेक्ट्रॉन जिसके पास क्या है? निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन जिसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। अब ये ध्यान रखना, अभी इसको हम बताएंगे। जैसे प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इसके चार्ज की एक वैल्यू होगी ना। पॉइंट को समझ में आ रहा है? इसके चार्ज की एक वैल्यू होगी, ये इनके पास कुछ ना कुछ मास होगा, उसकी एक वैल्यू होगी। लेकिन वो वैल्यू इतनी छोटी होती है कि उसको 0.00000 करके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू होती है, बहुत छोटी। क्यों? -19 का मतलब क्या हो गया? 0.0000 0.00000000000000000016। कितनी बार लिखोगे इसको? इसको अच्छे से समझना, ठीक है। क्या कैलकुलेशन आसानी से कर पाते? नहीं कर पाते ना। उसी को आसान करने के लिए ये बोल दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम मानेंगे क्या? -1। पॉइंट समझ में आया? और एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम क्या मानेंगे? +1। जो चार्ज होगा उसका नेचर क्या होगा? जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? -1। हालांकि उसकी एक वैल्यू है। क्या वैल्यू है? दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट होती है, ठीक है। लेकिन उसको आसानी के लिए, कैलकुलेशन के लिए क्या बोल दिया गया? -1। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद 2 निगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 निगेटिव चार्ज। लेकिन उसकी वैल्यू इससे कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, आसानी के लिए, समझने के लिए। तो ये बात हुई कि चलो ठीक है, समझ में आ गया कि एटम के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन मतलब वो डिपेंड करेगा। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन आ गया। पॉइंट को समझना।
और इसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन ये टहल रहा है। ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, ये तो है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हालांकि जितने भी एटम्स होंगे उनके अलग अलग होगा, किसी के पास 2 प्रोटॉन होगा, किसी के पास 3, किसी के पास 4, किसी के पास 5, 6, 7, 8, 9, ये सब हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में और डिटेल में। अभी यहाँ सिर्फ एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। हमें इससे भी देखना है कि ये रूम में जो ईंट और सीमेंट लगी है वो किस तरीके से लगी है और किसकी है, बस हम ये समझ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि अगर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, पॉइंट को समझना, तो इस एक इलेक्ट्रॉन का कोई मास होगा ना, कोई मास होगा ना, वजन होगा ना, ठीक है। कितना होता है? दैट इज 9.108 इंटू, ये सब मैं लिख पाऊंगा, -31 kg। मतलब डेसिमल के आगे आप 27 जीरो लगा दीजिए, कितना लगाते जाओ, इतना कम, ठीक है। प्रोटॉन का भी कुछ मास होगा, पॉइंट को समझना। तो जाहिर सी बात है ये जो एटम है, जैसे मैं कहूं कि भाई ये रूम है, ये रूम बना है ईंट और सीमेंट का, तो इस रूम का जो वजन होगा वो ईंट और सीमेंट की वजह से होगा ना, समझ रहे हो। तो इसी तरह ये जो हाइड्रोजन का एटम है इसका वजन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, ठीक है। तो इस एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का वजन जब लिया गया और प्रैक्टिकली जब वजन देखा गया तो बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर बात करें हीलियम की, हीलियम इसका नेक्स्ट एलिमेंट, जिसके न्यूक्लियस में कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन्स। कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन है तो उसको बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉइंट को समझना। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। तो अब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा, जो भी होगा, तो वो इस पूरे हीलियम एटम का मास के बराबर होना चाहिए ना। देखो, इस हीलियम एटम, जैसे एक बक्से में बार बार कर, इस एक बक्से में 5 किलो की चीज रखी हो, 10 किलो की चीज रखी हुई है, तो बक्से का वजन कितना होगा? 15 किलो होगा ना। क्यों? 5 किलो की चीज की वजह से, 10 किलो की चीज की वजह से। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वजन कैलकुलेट किया गया था, तो वही इसका होना चाहिए ना। लेकिन गलत आया, 4 नहीं। वो चार्ज है, ये चार्ज है, हम मास की बात कर रहे हैं, वजन, ये चार्ज है, हम मास की बात कर रहे हैं, किलो, ये चार्ज है। तो यहां पे ये जो हीलियम का मास देखा गया, तो वो क्या आ रहा था? मास, वो अलग आ रहा था। जैसे मैं कहूं, तुम्हें बताऊं कि इस एक बक्से में एक 5 किलो की चीज है और एक 10 किलो की चीज है। आपने वो बक्सा देखा नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जाओ देखो उस बक्से का वजन जो है वो 15 किलो होगा, जाओ उठा लो। आप पहुंचे, उस बक्से का वजन 25 किलो था। तो ये बताओ, इन दोनों के अलावा कोई और चीज होगी ना उसमें? नहीं, वो ऐसे ही मान रहे हैं, ठीक है। हाँ, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हीलियम में 2 प्रोटॉन है, उसको न्यूट्रल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली हीलियम का मास देखा तो वो तो ज्यादा था। ज्यादा का मतलब क्या हो गया? कोई ना कोई तीसरा पार्टिकल भी है जो क्या कर रहा है? चार्ज तो नहीं दे रहा है, लेकिन क्या दे रहा है? मास बढ़ा रहा है। और उसको हम कहते हैं क्या? न्यूट्रॉन, ठीक है। वहां से ये डिस्कवरी हुई किसकी? न्यूट्रॉन की, कि कोई तीसरा पार्टिकल भी है, और ये चैडविक ने किया। वहां से स्टार्ट हुई डिस्कवरी किसकी? न्यूट्रॉन की। तो हम पढ़ेंगे अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बाकी सारी चीजें मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर ही दी है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और ये किया था चैडविक ने, चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करता है मास को। कंट्रीब्यूट करता है मास को। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल लिया जाता है, ना के बराबर, बहुत ही कम होता है,
ठीक है, यहाँ पे वैसे ही उसने जो है चार्विक ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया डिस्चार्ज ट्यूब एंड ऑल, क्योंकि वो डिटेलिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। तो अब यहां से हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, ये तीनों मिलके एटम को बनाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन क्या कंट्रीब्यूट करता है? चार्ज। पॉइंट को समझना बहुत अच्छे से। ठीक है, प्रोटॉन क्या कंट्रीब्यूट करता है? चार्ज प्लस मास। यानी एक एटम को जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के मुकाबले न के बराबर होता है, इसलिए मास के लिए किसको लिया जाता है? प्रोटॉन को। चार्ज भी कंट्रीब्यूट करता है। और न्यूट्रॉन क्या करता है? ओनली मास, नो चार्ज। पॉइंट समझ में आया? अब आप कहेंगे क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता? होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले बहुत कम होता है। इस वजह से मास में इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम मान लेते हैं क्या? -1। ठीक है, इसे प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो वही होगा, लेकिन क्या होगा? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जिसको हम मान लेते हैं क्या? +1। और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 0। ठीक है, इसी तरह मास की बात करें तो मास जो एक इलेक्ट्रॉन का होता है दैट इज 9.108 इंटू 10⁻31 kg, ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसी तरीके से अगर ग्राम में लिखना चाहें, ठीक है, 9.108 ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, या तो ग्राम में या तो केजी में। इसी तरह क्यों? 1 किलो में 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है? तो एक बड़ा है कि 1000 बड़ा है? हाँ, क्यों? क्योंकि -31 जो होगा वो छोटा होगा ना -28 से। ठीक है, तो जाहिर सी बात 3 कम हो जाएगा ना। देखो 31 28, 3 0 कम हो जाएंगे ना, 8 3 11। ठीक है, इसी तरह की एक प्रोटॉन की मास की बात करें तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। उसी तरह न्यूट्रॉन की मास की बात करें तो वो भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जिसको हम अपनी आसानी के लिए 1 मान लेते हैं, 1U। ठीक है, या 1U ये एटॉमिक मास यूनिट होती है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1U किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। पॉइंट समझ में आया? तो अगर कोई एलिमेंट है, पॉइंट को समझिएगा बहुत अच्छे से, अगर कोई एलिमेंट है जैसे हीलियम की हम बात करें, तो हीलियम के पास प्रोटॉन होता है 2, इलेक्ट्रॉन होता है 2, न्यूट्रॉन होता है 2। बहुत ध्यान से समझना इसको। हीलियम एटम है जिसके पास प्रोटॉन होता है 2, इलेक्ट्रॉन होता है 2 और न्यूट्रॉन होता है 2। ये बताओ इसका मास कितने U होगा? मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो 4U ये मास हो गया। 4U क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे देखो वही है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, बार बार लिखोगे तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया। और हाँ, अगर चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज कितना होगा? चार्ज किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हीलियम अगर न्यूट्रल स्टेट में है तो इस वक्त इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? 0। पॉइंट समझ में आया? न्यूट्रल मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आया? तो चार्ज इस वक्त इसके ऊपर क्या होगा? दैट इज 0। आपके सामने लिखा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम हो गया। ठीक है, यस। ठीक है, तो चार्ज की बात करें और मास, देखो
एक होता है वैल्यू, एक होता है प्रैक्टिकल वैल्यू, तो बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, बहुत बहुत, जैसे अब इलेक्ट्रॉन का मास है ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, ठीक है, लेकिन तब भी उसको क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की मतलब वैल्यू केजी में रहती है, किसकी? नहीं भाई, इसको भी तुम केजी में कर दो, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻27 केजी, लो केजी में हो गया। अब मैं कहूँ जाके बाजार से 5 किलो ले आओ गोश्त, समझ रहे हो, और मैं तुमसे कहूँ जाओ 5000 ग्राम गोश्त ले आओ, तो बात अलग अलग होगी, एक ही होगी ना। मैं कहूँ 1 किलो पालक ले आओ या कहूँ 1000 ग्राम पालक ले आओ, तो बात तो एक ही है। तो आप ग्राम में लिखें, किलोग्राम में लिखें। ओके, तो यहां से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, कौन क्या कंट्रीब्यूट करता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, एवरीवन। 1U देखो, ये 1U का मतलब ये इतना ग्राम या इतने किलोग्राम है। जैसे इस वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम को क्या बोल दिया गया, 1U, 1 atomic mass unit, yes, that is 1.6 into 10⁻24 ग्राम। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वही चीज है। यहाँ 1 एटॉमिक मास यूनिट को, इतने ग्राम को, या फिर इतने किलोग्राम को, यस, समझ में आया 1U। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम मास लिखते हैं, जो आपका लिखा होता है कि भाई 1U की वैल्यू बस 3 है, क्या चीज, हाँ, 1 किलो में 1000 ग्राम होंगे, या 1 दर्जन में 12 ही होंगे ना, ये सब यूनिट्स होती है ना, कन्वर्जन यूनिट्स। तो इसी तरह से 1U का मतलब इतने ग्राम को 1U बोल दिया गया, क्योंकि प्रोटॉन से छोटा क्या, प्रोटॉन को थोड़ी तोड़ोगे भाई। अगर आप बात करें बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल की, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, तो वो जो प्रोटॉन है, जो मास दे रहा है, जो कि तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये प्रोटॉन का जो मास होगा वो सबसे कम वाला होगा ना, ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका जो मास है ग्राम में या किलोग्राम में, उसको 1U बोल दिया गया, ताकि लिखने में आसानी हो। अगर मैं आपको बोलूं हीलियम का मास क्या होगा, तो आप बोलोगे 6.4 इंटू 10⁻24 ग्राम, आसान होगा समझना। तो उसी को क्या बोल दिया गया, 4U। अब आप कैलकुलेट करो ग्राम में, सिंपल, दैट इज अ कन्वर्जन यूनिट। इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यू क्या है आपका, और क्या, क्योंकि मास क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक अगर बॉडी है, उसका मास 1 केजी है, तो वो 1 केजी ही रहेगा ना, अभी तो फिजिक्स में पढ़ा था। तो मास कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हाँ, तो प्रोटॉन का जो मास है वो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो वही रहेगा, न्यूट्रॉन का जो मास है वो वही रहेगा। हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे, जितने न्यूट्रॉन्स होंगे, उसके हिसाब से, यस। हाँ, और क्या, क्या चीज, वो तो जाहिर है, ये एग्जाम्पल दिया तो है यहाँ पे, यहाँ पे हीलियम है, मैंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे हीलियम है, इसके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात करें, 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो मास इसका क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कितना हो गया, 2 + 2, आगे क्या लिख देंगे, 4U। अब यही ग्राम में लिखना होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम से, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो जो एटम होगा, एटम के हिसाब से चेंज होगा ना, उस एक 1U की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। अब इस हीलियम के पास 4U है, तो हीलियम का मास चेंज होगा ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होता है, 8 न्यूट्रॉन होता है, और 8 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन में,
ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका मास कितना हो जाएगा, 8 + 8 कितना हो गया, यस तो वही लिखा जाता है, ऑक्सीजन का मास ऊपर लिखा जाता है 16 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, यस एटॉमिक नंबर। तो इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मास कितना है 16, तो 16 जो लिखा होता है बेसिकली वो क्या होता है, नंबर होता है, 16U आपने लिखा। अब वो 16 को आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ग्राम में लिखना मुश्किल होगा ना, बार बार कैलकुलेट करना, इसीलिए ये यूनिट्स कन्वर्जन यूनिट्स ये कन्वर्ट की गई हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है भाई, एक ईंट है, एक ब्रिक है, उसका वजन 2 किलो है, तो जाहिर सी बात है 2 ब्रिक आ जाएगी तो वजन तो 4 किलो हो जाएगा ना। किसका, नहीं इलेक्ट्रॉन का मास है 9.108 जो लिखवाया है। किसको, क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.108 इंटू 10⁻³ kg है, ठीक है, तो जब है तो अब इसको क्या कैलकुलेट करना, इसको क्या कैलकुलेट करना, हाँ ये मास होता है। इसी तरह एक प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है, ये आप बता दोगे, -24 ग्राम में होता है, वो ग्राम में है। क्या कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्या कंफ्यूजन है, मास में क्या कंफ्यूजन है भाई, मैंने कहा ना मास में इलेक्ट्रॉन का मास नहीं कंट्रीब्यूट करता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है, हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है प्रोटॉन के मुकाबले, इसलिए उसको काउंट नहीं करते, ये होगा। हाँ और क्या, किसी भी एलिमेंट का अगर मास निकालना है तो उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिवाइड करेंगे, हाँ वो आ जाएगा, वो मास निकल आएगा, बिल्कुल ठीक है, वही हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने, और कोई कंफ्यूजन, और कोई डाउट, हाँ भाई, मैसेज कभी कभी आने में टाइम लग जाता है, चलो अब हमें ये पता चल गया कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बने हुए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये एटम में अरेंज कैसे होते हैं, इसके लिए हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। इसके लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए अपने अपने नॉलेज के हिसाब से, जो कि मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ओके। क्या चीज, यस, ठीक है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली, बहुत पॉइंट को समझिएगा, मतलब कि एटम जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड की तरह होता है, ठीक है, जैसे अभी हम बता रहे हैं बता रहे हैं हम्म, क्योंकि वो डर के साथ बैठते हैं ना, ये समझ में आने ही नहीं वाली है, देखो। तो यहाँ पे थॉमसन ने ये कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मॉडल ऑफ एटम की हम बात करें तो वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना हुआ है, न्यूट्रॉन सिर्फ मास कंट्रीब्यूट कर रहा है, चार्ज कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एटम जीरो है, चार्ज उसका जीरो है, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होने चाहिए, प्रोटॉन। पॉइंट समझ में आ रहा है, तभी वो एटम का जो है चार्ज वो जीरो होगा, वरना जीरो नहीं होगा। अगर मान लो 3 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो जाहिर सी बात है उस एटम का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है, देख रहे हैं, यस 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज कही जा रही है कि थॉमसन ने अपनी समझ से ये बताया कि जैसे एक केक होता है और उसके ऊपर सजावट की जाती है, ठीक है, या फिर जैसे वाटरमेलन होता है, ठीक है, और उसमें जो है उसकी बीज पड़ी हुई होती है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से क्या होता है, प्रोटॉन होता है और उसके बीच में क्या पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, यस प्रोटॉन पॉजिटिव, ठीक है, मींस ये जो आपका एरिया है दिस वन, जो मैं यहां पे ब्लैक से शो कर रहा हूं, मैंने ग्रीन बाउंड्री शो की है, तो ये जो ब्लैक एरिया है ये क्या, इट इज ऑल शोइंग द प्रोटॉन्स, और नेगेटिव यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही उस प्रोटॉन क्लाउड में पड़े होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन तरबूज में बीज पड़े होते हैं, या फिर जैसे एक केक के ऊपर या पुडिंग के ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं, ठीक उसी तरीके से प्रोटॉन क्लाउड में, जैसे इस वक्त रूम में कुर्सियां रखी हुई हैं, तो रूम क्या है, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड, जिसके बीच में क्या पड़ा हुआ है, नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अगर मान लो कि 10 प्रोटॉन तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ये चीज, तो ये मॉडल दिया था थॉमसन ने, लेकिन बाद में इसके ऊपर क्या हुआ कि ऑब्जेक्शंस उठे, और ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्या कर रहा था, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम इससे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एटम की प्रॉपर्टीज प्रैक्टिकली दिखती थी, लेकिन इस मॉडल से वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। जैसे मैं रूम को बंद कर दूं और मैं कहूं कि ये रूम में जो कुर्सियां कैसे अरेंज्ड हैं, तो आप रिसर्च करोगे तभी तो बताओगे, ठीक है, आप कहोगे हो सकता है रूम की ये शक्ल है तो इसका मतलब ये हो सकता है बोर्ड सामने लगा हो और कुर्सियां ऐसे रखी हो, या फिर हो सकता है कुर्सियां एक के ऊपर रखी हो क्योंकि कोरोना है और सर जो है वो जमीन में बैठ के बच्चों को दूर दूर पढ़ा, ये क्या होगा, ये सारी क्या है, तस्वुरात है, ठीक है, इमेजिनेशन है। तो इसी तरह से थॉमसन ने इमेजिन किया एटम का मॉडल, क्योंकि जब ये पता चल गया कि एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना होता है, तो फिर इसका मतलब हमारे पास ये जो मॉडल है ये कैसा हो सकता है कि जैसे प्रोटॉन का क्लाउड हो और उसमें क्या पड़ा हो, इलेक्ट्रॉन, जैसे कि तरबूज में उसकी बीज पड़ी होती है, तरबूज का रेड वाला पोर्शन क्या है, प्रोटॉन, और ब्लैक बीज क्या है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये मॉडल क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहा था। अब जो कल हम स्टडी करेंगे दैट इज द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, और ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर, और फिर वो जो एटम का मॉडल बनाया बताया वो आज तक एक्सेप्टेड है, इसको मॉडिफाई जरूर किया गया, ठीक है, और आज तक वो एक्सेप्टेड है, और उसके ऊपर ही हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन, एटम के पास न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ टहलता है, ये सारी चीजें जो हम बता पा रहे हैं वो किसकी वजह से बता पा रहे हैं, रदरफोर्ड की वजह से, यस रदरफोर्ड नाम था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो आज इतना ही, और कल हम इसके आगे स्टडी करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन